आज मैं बहुत ज़्यादा कैटिया पे फोकस नहीं रखूँगा क्योंकि लोग भी नहीं हैं और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो अगर कैटिया मॉडलिंग के साथ साथ चलती रहें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो आज हम पैरेललिज्म पे बात कर रहे हैं। हमने जो एग्ज़ाम्पल लिया है वो इस बुश का, तो हम एक बुश के इनर का एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं और वो उसमें पैरेललिज्म कैसे इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं, फंक्शनल यूज़ क्या है पैरेललिज्म का। तो लेट्स गो बैक। ठीक है, तो जैसा मैंने दिखाया कि अगर ये ऊपर का फेस टेढ़ा होगा तो मुझे माउंटिंग में प्रॉब्लम आएगी। तो उस ज्योमेट्री को कंट्रोल करने के लिए हम GD&T का यूज़ करेंगे। तो इस टाइप से हमने सपोज़ एक डायमेंशन दे दी x, किसके रेस्पेक्ट में पैरेलल है, तो उस बेस को हमने डिफ़ाइन किया डेटम a। मुझे लग रहा है GD&T के ऊपर हम और डिटेल में बात करेंगे जब हम GD&T के स्टैंडर्ड को गो थ्रू करेंगे। तो अभी फ़िलहाल तो मोटे तौर पे जिन्होंने ऑलरेडी ड्राइंग्स पढ़ी हुई हैं उनके लिए ये पैरेललिज्म और या जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो काम आएगा। इस क्लास को समझने के लिए GD&T की बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी है कि ये डेटम क्या होता है, ये जो बॉक्स बना हुआ है ये क्या है। ठीक है, बट अगर बीच से भी शुरू कर रहे हो देन थोड़ा ग्लिम्प्स आएगा कि ये होता क्या है। तो पैरेललिज्म सिंपल, जैसे हम कह रहे हैं समानांतर, तो दो फेसेस में समानांतर के एरर को कि कितना समानांतर होना चाहिए उसको अलाउड एरर को कंट्रोल करता है। ये कि कस्टमर ने बोला कि 0.5 में ये जो दोनों फेस पैरेलल हो सकते हैं। अभी इसका अगर मैं पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन करूं कि ये 0.5 है क्या, जैसे कल के दिन हमने फ्लैटनेस के बारे में बात करी थी, तो 0.5 का मतलब ये है कि ये तो मैंने इसको ऐसे लिया, ये ट्यूब बन गई। ठीक है, और इस ट्यूब को हम किसी ट्रू सरफेस पे रखेंगे या वी ब्लॉक पे पुट करेंगे, तो ये जब मैं इसको मेज़र करूँगा तो क्या होगा, ये बेस हो गया मेरा ट्रू, ये वाला बेस जिसके ऊपर रखा हुआ है ये। ठीक, अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, ये जो 0.5 मिलीमीटर है वो इस बात को डिफ़ाइन करता है कि ये जो फेस है, मैं एक वर्चुअल बाउंड्री बनाता हूँ। ठीक है, 0.5 वो असली में नहीं है लेकिन जो मेज़रमेंट करेगा उसके लिए जब CMM से इसको चेक करेगा, तो ये 0.5 का जो बैंड है, दिस वन 0.5, तो ये GD&T ये कहती है, ये टॉलरेंस ये बता रही है कि ये जो ऊपर वाला फेस है या ये जो चीज़ है, ये जो पैरेललिज्म है या जो एरर है, सपोज़ मैं पैरेललिज्म की बात करूँ तो ये दोनों फेस एक दूसरे के रेस्पेक्ट में पैरेलल है। अगर मान लो ये टेढ़ा हुआ, सपोज़ ये फेस टेढ़ा है, तो जब मैं इसको इस ट्यूब को यहाँ पुट करूँगा तो अपने आप ही टेढ़ा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट होगा दूसरे वाले फेस पे। तो मैं इसलिए ऐसा नहीं कि मुझे दोनों फेस अलग अलग चेक करने हैं। जब मैं इस ट्यूब को, सपोज ये ट्यूब ऐसी है, टेढ़ी है, तो मैंने क्या किया, ये अपना वी ब्लॉक लिया और वी ब्लॉक पे मैंने जब ये प्लेट रखी, ये ट्यूब रखी, क्योंकि इसका बेस टेढ़ा था तो ये ऐसी रख पाएगी, है ना, जैसे भी ऊपर मैंने दिखाया, दिस वे। ठीक है, अभी जस्ट मोटा मोटा समझने की कोशिश करो। ओके, ठीक है, अब जो डिज़ाइनर है उसने डिफ़ाइन किया कि मेरे को ये 0.5 mm के अंदर पैरेलल होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, सपोज दिस इज़ 0.5 मिलीमीटर लाइन, दिस एंड दिस। ओके, तो ये जो पार्ट है ये हम ओके कंसीडर कर लेंगे इतना टेढ़ा होते हुए भी। ये मैं सब चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी करके बना रहा हूँ, मतलब जूम करके एक तरीके से कह सकते हो। ये 0.5 नहीं है, अगर स्क्रीन पे देखोगे ज़्यादा है, लेकिन जस्ट टू शो कि एरर है।
सपोज़ ये 0.5 की लाइन यहाँ हो रही होती, वहाँ ना होकर ये होती, ठीक है, तो ये पार्ट रिजेक्ट हो गया होता। अभी मैंने तो एकदम स्ट्रेट करके दिखा दिया, बट यूजुअली अगर तुम कभी कोई स्टैंडर्ड पढ़ोगे उसमें क्या शो करते हैं कि यही ट्यूब मैं दोबारा बना रहा हूँ, नहीं तो कन्फ्यूज़न होगा। दिस इज़ द ट्यूब, इसको आपने रखा वी ब्लॉक पे या किसी ट्रू सरफेस पे, सरफेस प्लेट पे। उसके बाद जो 0.5 का टॉलरेंस जोन है वो ये कहता है कि ये जो सरफेस है, इस मैं 0.5 का टॉलरेंस जोन बनाता हूँ वापस। सपोज़ ये 0.5 का टॉलरेंस जोन है, तो इसका मतलब ये जो ट्यूब है इसका ये जो सरफेस है इसमें इस टाइप की वेवीनेस अलाउड है। जैसा कल भी मैंने बताया था फ्लैटनेस के को एग्जांपल देते टाइम कि कोई भी चीज़ परफेक्टली फ्लैट नहीं होती, ऐसे ही कोई भी चीज़ परफेक्टली पैरेलल नहीं होती। ये मैंने काफ़ी जूम करके दिखाया है, मतलब कि ये जो प्रोफाइल बना होगा इसमें वेवीनेस होगी, एग्जैक्टली ऐसी नहीं होगी। इसको अगर मैं रियल कंडीशन, रियल वर्ल्ड की बात करूँ तो ये कुछ ऐसा होगा। मैं इसको जूम करता हूँ, ठीक है। जो अपना वास्तव में पार्ट आएगा वो ऐसा थोड़ा सा वेवी सा होगा। अब कितना भी अच्छा मशीनिंग कर लो, कितनी भी अच्छी मशीनिंग कर लो, लेकिन ऐसा वेवीनेस होगा। तो अगर ये मशीन्ड पार्ट है तो ये वेव्स कम होंगी। अगर ये किसी और तरीके से बना गया है, फोर्जिंग करके बनाया गया है, तो ये जो अनइवननेस है तो वो ज़्यादा होगी। तो 0.5 मिलीमीटर का जो बैंड है वो ये बताता है कि ये जो वेवीनेस है या अनइवननेस है वो इस 0.5 मिलीमीटर के अंदर लाई करनी चाहिए। तो आई थिंक, एक मिनट, तुम दोनों अभी यहाँ पे कौन नहीं सर, अभी तो क्लियर तुम है। में से किसी को कोई क्वेरी है इसके बारे में, फ्लैटनेस को लेके, या कुछ समझ आया इस बारे में? अखंड एंड बंसराज, कुछ समझ आए? क्लियर है तुम्हें? ठीक है। तो ये जो पैरेललिज्म वगैरह है, ये अभी GD&T थोड़ी अजीब सी लग रही होगी, और हमने पहले इसकी पिछली वाली एक्सरसाइज में ये मॉडल बनाया था, पिछली नहीं 2 एक्सरसाइज पहले। तो इसको बार उसको देख लेना, ये कैसे मॉडल किया गया है। इसमें हमने पैड और पॉकेट कमांड का यूज़ किया है, बट मॉडलिंग से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जब ड्राइंग बनाते हैं हम, तो एक डिज़ाइनर के लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि वो उसकी फंक्शनैलिटी को ध्यान में रखे। ये कहाँ जहाँ पे यूज़ होने वाला है, पता चला तुमने तो ड्राइंग बना के दे दी, लेकिन अब उसकी ज्योमेट्री को कंट्रोल नहीं किया, उसके शेप को कंट्रोल नहीं किया, तो यहाँ पे मान लो ये 25 मिलीमीटर की डायमेंशन दे दी, मेज़रमेंट करने वाला क्या करेगा, इधर की डायमेंशन लेगा। मान लो ये है अपनी 26, ठीक है। आमतौर पे मेज़रमेंट वाले एवरेजिंग का सहारा लेते हैं, और ये है इधर की है 24, ठीक। तो 2-3 जगह पर डायमेंशन नापेगा और वो एवरेज निकाल लेगा, तो हो गई 25, ठीक है। तो पार्ट तो एकदम ओके है, इसको कोई नॉट ओके नहीं कह सकता। जब ये रिजेक्ट हो जाएगा उसके बाद जब तुम लोग जाओगे, डिज़ाइनर आमतौर पे कस्टमर के इश्यूज़ आते हैं, कंप्लेंट आती हैं, तो डिज़ाइनर के पास आती है, या क्वालिटी जब तक डेवलपमेंट में तब तक तो डिज़ाइनर के पास जाती है, फिर बाद में क्वालिटी में जाएगी, लेकिन एंड ऑफ द डे घूम फिर के आएगा डिज़ाइनर के पास। यहाँ पर तुमने कैसी डिज़ाइन ड्राइंग बनाई, तो जो क्वालिटी वाला है वो तो बोल देगा ठीक है, मैंने इधर ये सिरा चेक किया, ये सिरा चेक किया, एवरेज 25 आ गया, एंड हो गया एकदम 0-0 पे, एकदम परफेक्ट है ये। तो जब तक इसमें तुम शेप GD&T नहीं डिफाइन करो, पैरेललिज्म डाल दिया, तो वो ये कहता है कि भाई ये जो भी 25 तो आ रही है बट पैरेलल भी होनी चाहिए 0.5 में। तो अब यहाँ पे क्या है, इस गैप को देखो, ये 24 है, ये 26 है, ये यानी कि एक सिरे से लेके दूसरे सिरे के बीच में ये गैप हो गया 1 मिलीमीटर का। तो ये इस बेस के पैरेलल नहीं है। पैरेलल समझते होंगे ना एकदम, वो रेखाएं, जो वो लाइंस जो अगर इनफाइनाइट तक भी खींची जाएं तो एक दूसरे को नहीं काटेंगे, वो पैरेलल लाइंस होती हैं। तो ये जो लाइन है ये पैरेलल नहीं है, तो इसका मतलब ये पार्ट हो गया रिजेक्ट। आपने इसको 0.5 में आपने पैरेललिज्म दिया था, और ये 1 mm में का इसमें एरर है। 1 mm टेढ़ा है ऊपर वाला फेस, और टेढ़ा है किसके रेस्पेक्ट में, नीचे वाले फेस के, ठीक है।
तो मुझे लग रहा है पैरेललिज्म क्लियर हुआ होगा। और जब हम डिटेल में GD&T में जाएंगे तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड होता है ASME Y14.5। ये GD&T का स्टैंडर्ड है, एक बार गूगल पे कहीं सर्च करना, PDF मिल जाएगी आराम से। तो वहाँ पे GD&T पहले पढ़ लोगे तो यहाँ पे मेरे से क्वेश्चन पूछ पाओगे, क्योंकि GD&T अपने आप में कोई इसको एक दिन में घोट के नहीं पिला सकता, तो खुद का वर्कआउट करना पड़ेगा। और एक और चीज़ ये कि GD&T नापने के तरीके को नहीं बताती है। GD&T सॉरी ये जो स्टैंडर्ड है Y14.5 ये मेज़रमेंट का तरीका नहीं बताता, ये बताता है कैसे क्या क्या ज्योमेट्रिक टॉलरेंसेस हम किसी शेप को कंट्रोल करने में यूज़ कर सकते हैं, और वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली डिज़ाइनर्स के लिए है कि अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो ड्राइंग पे कैसे पुट करें। लेकिन इसको ये मेज़रमेंट कैसे नापना है वो नहीं बताता। और मेज़रमेंट का जो मेथड है वो एग्रीमेंट वाली चीज़ है, आपस में एग्री करने वाली चीज़ है कि जिसने रिक्वायरमेंट दी है वो और जो इसको बना रहा है वो आपस में एग्री करें कि कैसे हम इसको मेज़र करेंगे कि मेरी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो जाए, कि जाके गाड़ी में फ़िट हो जाए। तो कई बार नहीं, हमेशा ही ये इशू आता है कि डिज़ाइनर को ड्राइंग पे देता है GD&T और इंस्पेक्शन वाला उसका कॉलर पकड़ लेता है, भाई साहब क्या है ये, तुम मुझे बताओगे क्योंकि तुमने GD&T दी है। बट ये एक गलत थॉट प्रोसेस है कि जिसने GD&T डाली है ड्राइंग पे वही बताएगा कैसे चेक करना है। इंस्पेक्शन वाला इंस्पेक्शन का एक्सपर्ट है, उसे मेथड इस्टेब्लिश करना है कि मैं इसे कैसे मेज़र करूं। डिज़ाइनर सिर्फ ये बताएगा मुझे ये चाहिए, मुझे फ्लैटनेस चाहिए भाई, ठीक है। तो आज हम यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं। बाकी जितना आधा अधूरा रिकॉर्ड हुआ है वो मैं डाल दूंगा, आधा पूरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, शुरुआत का मिस कर गए, बट आई थिंक अभी के लिए इतना काफ़ी है। और नेक्स्ट जैसा कि मैंने बताया है कि इस वीक अब आगे की क्लास नहीं होगी, अब अगली क्लास होगी मंडे को। तब हम आगे बढ़ेंगे जो हमने इसमें कैटिया में बताया था। हम ऑलरेडी मास क्रिएशन में पैड रिवॉल्व कंप्लीट कर चुके हैं, पॉकेट रिवॉल्व कट कंप्लीट कर चुके हैं, स्वीप कट लगाएंगे। इसके बाद ड्रेसअप फीचर्स का यूज़ करेंगे। ड्रेसअप टूल्स में हमने 1 मिनट शेल कंप्लीट किया था। ठीक है, वो मैं ऐड कर दूंगा इसमें बाद में। शेल और कंप्लीट कर चुके हैं, बाकी आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट मंडे से, ठीक है। और एक और चीज़ है, अभी तुम लोग के लिए, जो लोग यहाँ पे क्लासेस कर रहे हैं उनके लिए अभी खेल तो बहुत है, एक क्वेश्चन देता हूँ मैं तुम्हें, इंटरेस्टिंग लगेगा। और ये तुम्हें ना मॉडल करो या कुछ भी करो, मॉडल भी कर सकते हो वैसे, अगर तुम इसका व्यू निकाल पाए तो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि एक ये पार्ट है जिसका काम करता है, इसकी वजह मैं प्रॉपर सेक्शन लेता हूँ, Ctrl Z। ये किसी पार्ट का ये फ्रंट व्यू है, ठीक है। यस, फ्रंट व्यू ये है, और ये इसका टॉप व्यू है। अब तुम्हें यहाँ पे इसका साइड व्यू बनाना है। कोई एक चीज़ है जिसका फ्रंट व्यू ये है, टॉप व्यू है, इसका साइड व्यू क्या होगा, ठीक। ये यहाँ पे बना के लाना है तुम्हें। जो साइड व्यू बना लेगा उसका 3D व्यू बना लेगा। अरे बहुत ही ईजी चीज़ है अगर दिमाग लगाओ तो, ठीक है। जब मैं मंडे आऊँगा तो मैं इसका आंसर बताऊँगा, बट तुम लोग को आपस में डिस्कस करना है। जो लोगों ने अटेंड नहीं किया बंसराज, उनसे भी मैं उनके सामने भी पुट कर सकते हो, बट लेट्स सी, आपस में डिस्कस करके फिर इसका सॉल्यूशन निकालना। ये है फ्रंट, एंड ये है टॉप।
ठीक है अखंड और बंसराज। ओके अच्छा, आज का जो क्लास है बहुत ज़्यादा डायनेमिक नहीं लगा होगा। पीछे के जो क्लासेस हैं ऑटो कैड और कैटिया के, उनको देखो और उनके बेस पे मैं चाहता हूँ कि कुछ मॉडलिंग वगैरह करो, इंटरनेट से कुछ एक्सरसाइज उठाओ। जो मैंने अभी पैड कैटिया की अगर बात करूँ, पैड पॉकेट रिवॉल्व कट बताया है इस, और उसमें शायद फिलेट भी बताया है, लास्ट एक्सरसाइज में फिलेट कैसे लगता है वो बताया है। इतने कमांड्स के बेस पे तुम कम से कम 90-95% चीज़ें जो इस दुनिया में हैं उनको मॉडल कर सकते हो, और ऑटो कैड तो मैं पूरा ही बता चुका हूँ। तो इस दौरान वीडियोस देखो, इंटरनेट से एक्सरसाइज पिक करो, उसको बनाने की कोशिश करो। कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पुट करो। आप जब तक खुद एक्सरसाइज नहीं करोगे तब तक जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं वो इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाएंगे, और जो ऑलरेडी जॉब में हैं वो उनके इमेजिनेशन क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि जो जॉब में चीज़ें आती हैं बहुत कम आती हैं, एक दो सिंपल टाइप की मोनोटोनस चीज़ें आती हैं। अगर मुंसराज तुमने भी देखा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इनर ट्यूब है, रिंग है, पैड, छोटे मोटे ब्रैकेट्स हैं। अगर तुम्हें अपने थॉट प्रोसेस को डेवलप करना है तो इंटरनेट से कुछ अच्छी एक्सरसाइजेज उठाओ, मॉडल करो, ड्राफ्ट करो। कोई क्वेश्चन है देन यू गाइस कैन आस्क, अदरवाइज़ ये तो मैं पढ़ाता रहूँगा, मेरे लिए तो ईजी है, मैं तो कर ही डालूँगा, बट तुम लोग देखने से कुछ नहीं आएगा, ये तो श्योर है, करना पड़ेगा। ठीक है, आज की क्लास एंड करते हैं यहीं पे। बाय एवरीवन, टेक केयर। बोल रही हूँ मेरी गई।